In today's lecture, we will be discussing about law and morality. What is relationship between them? What is distinctions between them? It's a small topic, but yet it's important topic. So, firstly, we will go through the introduction of morals and law. In every stages of society, there is no distinction. In early stages of society, there is basically no distinction between law and morality. Both are सेम और द वन थिंग. ठीक है. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की तरफ जब हम जाएंगे, चाहे वो हिंदू सिविलाइजेशन हो या तो फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन हो या थियोलॉजिकल स्टेट्स हो, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में लॉ एंड मॉरल को सेम चीज़ माना जाता था. इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे रीज़न ये था कि मोरालिटी बेसिकली कंडक्ट होता था जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ फॉलो करते थे. और ये कंडक्ट किसके थ्रू दिया जाता था? ये कंडक्ट खुद गॉड के थ्रू दिया जाता था. डिवाइन लॉ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी. डिवाइन लॉ डिपेंडेंट था. डिवाइन लॉ का बेसिकली मतलब ही ये है जो खुद गॉड ने हमारे ऊपर हमें दिया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट गॉड ने खुद दिया है. तो हिंदू लॉ में भी धर्म और लॉ, मॉरल वैल्यूज, सब दोनों चीज़ें लगभग एक ही था. दोनों में ना वेदों में ना स्मृतिज़ में, दोनों में कहीं भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलता लॉ एंड मोरालिटी के बीच में. मोर ओवर ये कहा जाता है कि मोरालिटी से ही लॉ निकल के आया था प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की अगर माने तो. ठीक है. क्योंकि राजा होता था, राजा को सोवेरेनिटी दी जाती थी. राजा किसके किसके थ्रू अपनी प्रजा के ऊपर लॉ लगाता था? डिवाइन लॉ के थ्रू. जो भी डिवाइन लॉ हुआ करता था वो गॉड ने खुद से जो लॉ बना के भेजा होता था, ये माना जाता था. और उसको ही इंडिविजुअल आपस में भी मॉरल कंडक्ट के थ्रू उसको फॉलो करते थे. ठीक है. लेकिन लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम हिंदू लॉ का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो वेद और स्मृति दोनों में जो कि लॉ एंड मोरालिटी है उसको लगभग एक ही माना जाता है. लेकिन आगे जाके मीमांसा, मीमांसा क्या है? मीमांसा इज़ अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास एंड स्मृतिज. जब मीमांसा इवॉल्व हुआ, मीमांसा में पहली बार इंटरप्रिटेशन की गई तो उसमें एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की गई बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी. ठीक है. मीमांसा ने क्या किया कि सर्टेन प्रिंसिपल तो ऑब्लिगेटरी है और सर्टेन प्रिंसिपल जो है वो रिकमेंडेटरी हैं. ठीक है. कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि मानना ही मानना है सोसाइटी को, ऑब्लिगेशन उनके ऊपर डालता है. ऑब्लिगेटरी प्रिंसिपल्स हैं वेद और स्मृतिज में. और कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि सिर्फ रिकमेंडरी रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप अगर मानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी. ठीक है. तो अब ये किसकी फिलॉसफी हो गई? ये तो अब हिंदू लॉ की फिलॉसफी हो गई. नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट वेस्ट. उस टाइम पे वेस्ट में क्या हो रहा था कि वेस्टर्न जूरिस्ट का क्या कहना था. ग्रीक इन द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स फॉर्मुलेटेड मोरल फाउंडेशन ऑफ लॉ. ठीक है. ग्रीक ने किसके अंदर? नेचुरल राइट्स के अंदर. नेचुरल राइट्स क्या थी? नेचुरल राइट्स बेसिकली वो राइट्स थी जो कि इंसान बाय बर्थ अक्वायर करता है. फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी. ये क्या हो गई? ये एक तरीके से नेचुरल राइट्स हो गई. ठीक है. तो नेचुरल राइट्स बेसिकली निकल कर कहाँ से फॉर्म हुई थी? नेचुरल राइट्स ही बेसिकली मोरालिटी से फॉर्म हुई थी. वो राइट्स जो इंसान बेसिकली लेके पैदा होता है वो बेसिस बनती है मोरालिटी का, और मोरालिटी बेसिस बनता है, फाउंडेशन बनता है लॉ का. ठीक है. तो ये ईस्ट हो या वेस्ट हो, प्रिमिटिव टाइम में दोनों ही ने मोरालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी ओवर लॉ. ठीक है. तो दिस इज वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि लॉ एंड मोरालिटी का क्या स्टैंड था प्रिमिटिव टाइम में, ईस्ट में और वेस्ट में, दोनों तरफ. तो बेसिकली दोनों तरफ ही मोरालिटी और लॉ को, मोरालिटी को काफ़ी हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. और मोरालिटी से ही ये माना गया था कि मोरालिटी से ही लॉ बना है बेसिकली. तो अब डिस्टिंक्शन पे आते हैं. व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी? लॉ एंड मोरालिटी में बेसिकली 3 डिस्टिंक्शंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ इज़ हैव सम बाइंडिंग फोर्स एंड मोरालिटी डू नॉट हैव एनी बाइंडिंग फोर्स. सैंक्शन नहीं होती. लॉ के पीछे एक सैंक्शन है. आप कानून तोड़ोगे तो आपको उसके लिए सज़ा मिलेगी. लेकिन अगर आप कोई मॉरल रूल या प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपके पीछे आपको कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, आपको पनिश नहीं किया जा सकता. इसका क्लासिक एग्जांपल वही है. स्विमिंग, अगर कोई बंदा डूब रहा है तो बचाना आपकी मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी नहीं है. तो बाइंडिंग फोर्स लॉ में है और मोरालिटी में बाइंडिंग फोर्स नहीं है. तो ये तो पहला बेसिक डिफरेंस हो गया. दूसरा है लॉ कॉन्सेंट्रेट्स
ऑन स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी। लॉ का जो मेन फोकस है, लॉ का जो मेन फोकस है वो रनिंग ऑफ द सोसाइटी है, जबकि वाइल मोरालिटी इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल। मोरालिटी जो है वो एक पर्टिकुलर बंदे के अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे खुद से मेरे क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, मेरे क्या बेसिक एथिक्स होंगे, मैं किन चीज़ों को फॉलो करना चाहता हूँ। तो मोरालिटी किस पे डिपेंड करती है? मोरालिटी डिपेंड करती है इंडिविजुअल के खुद के कोड ऑफ कंडक्ट पे। वाइल लॉ कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। लॉ डिपेंड करता है स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी को रन करने के लिए क्या क्या ऐसे रूल्स या फिर ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो हर सोसाइटी के मेंबर के ऊपर बाउंडिंग है, जिसको तोड़ने पर उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो दोनों में दूसरा डिफरेंस ये है कि लॉ कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सोसाइटी एंड मोरालिटी कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल कंडक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉ इज कंप्लीट मशीनरी ऑफ स्टैट्यूट्स वेयर इंडिविजुअल सबमिट देयर विल, दस इट चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। बेसिकली लॉ क्या है? एक पूरी कंप्लीट मशीनरी है स्टेट की, जिसमें लोग अपने विल को सबमिट कर देते हैं, लोग अपनी इच्छा को सबमिट कर देते हैं। उनकी हर इच्छा को पूरा क्योंकि नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक की इच्छा दूसरे की इच्छा से टकराती है। तो इस चीज़ में क्या होता है, इस चीज़ में आप उसको लॉ को इंडिविजुअल अपनी विल सबमिट कर कर बनाता है। ठीक है, बेसिकली एंड इसी वजह से यही कारण है कि जो भी इंडिविजुअल की विल होती है, लॉ सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है। किसी नेशन का कोई लॉ हो सकता है और किसी नेशन का कोई अलग लॉ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो राइट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब आप कम्युनिस्ट नेशन की तरफ आते हैं, यूके वगैरह, वो यूएसएसआर, रशिया की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी गई है? वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो लॉ जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करता है। कुछ रूल्स कहीं माने जाते हैं, कुछ रूल्स कहीं नहीं माने जाते, कुछ रूल्स कहीं ज़्यादा फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स कहीं कम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और लॉ के केस में सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है, वाइल इन द केस ऑफ मोरालिटी इट हैज़ अ यूनिवर्सल वैल्यू। लॉ के अंदर एक, मोरालिटी के अंदर एक यूनिवर्सल वैल्यू है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हर सिस्टम में लगभग एक जैसी आपको मिलेंगी, क्योंकि ये जो निकल कर आई हैं ये नेचुरल राइट्स से, नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से निकल कर आई हैं। हर किसी को ज़िंदा रहने का अधिकार है, हर किसी को ज़िंदगी का अधिकार है, राइट टू लाइफ। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है जो नेचर ने आपको दी है फ्रॉम योर बर्थ, फ्रॉम। ठीक है, तो ये हर सिस्टम में आपको मिलेगी। राइट टू इक्वालिटी हर जगह आपको मिलेगी कि हर इंसान बराबर है, कुदरत ने हर इंसान को बराबर बनाया है, तो ये मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, ये एक तरीके की नेचुरल राइट है जो आपको हर जगह मिलेगी कि आप हर इंसान एक दूसरे से इक्वल है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी सेक्स का हो, या फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हर बंदा बराबर है। तो ये कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, और मॉरल वैल्यूज़ का जो सीन है वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह आपको एक सी मिलेंगी, चाहे आप किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी, किसी भी स्टेट में चले जाएं। तो दीज आर द थ्री बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। नाउ वी विल कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ। ठीक है, तो अब मोरालिटी और लॉ के रिलेशनशिप को जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मॉरल एज द बेसिस ऑफ लॉ, कि मॉरल जो है वो लॉ के बेसिस कैसे हैं। मॉरल एज द टेस्ट ऑफ लॉ, कि कुछ लॉ अगर मोरालिटी के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं तो वो लॉ नहीं है। थर्ड है मॉरल एज द एंड ऑफ लॉ। एंड का मतलब क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल व्हाट शुड बी अचीव विद लॉ, दैट इज़ जस्टिस। फाइनली हम किस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं लॉ से, दैट इज़ द एंड ऑफ द लॉ, तो वो क्या है? जस्टिस। ठीक है, तो इन पार्ट में इन दोनों चीज़ों के रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी विल डील विद मोरल एज द बेसिस ऑफ लॉ। बेसिस कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी अभी समझने की कोशिश की कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में मोरालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि मॉरल जो कंडक्ट है वो नेचुरली हमारे अंदर एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के थ्रू एम्बेडेड किया। किसने? खुद नेचर ने हमारे अंदर उस चीज़ को एम्बेड किया। ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ की मैंने बात करी, राइट टू इक्वालिटी की बात करी, तो नेचर ने ये सारी चीज़ें हमें ह्यूमन होने के कारण बाय बर्थ दिए। ये हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये कैसी राइट्स है जो कि हमें नेचर ने दी है। ठीक है, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में
तो लॉ किससे निकल कर आया, फिर इन नेचुरल राइट्स को लीगल सैंक्शन मिली, तब जाके ये फंडामेंटल राइट्स बनी, जैसे कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एम्बेडेड हैं, और भी बिल ऑफ राइट्स जो कि मैग्ना कार्टा है उसमें भी ये चीज़ें एम्बेडेड थी। ठीक है, तो मोर और लेस ये कहा जाता है कि मॉरल कहीं ना कहीं लॉ का बेसिस है, क्योंकि बात को मॉरल जो वैल्यूज़ थी कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको ही कोडिफाई करके लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों का ओरिजिन सेम है। ठीक है, मोरालिटी एंड लॉ का ओरिजिन सेम है, दैट इज़ नेचर या गॉड या सुपर पावर या थियोलॉजियन, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मोर और लेस ये कहा जा सकता है कि एंशिएंट टाइम से लॉ का और जो मॉरल्स का ओरिजिन सेम है। हाँ, दोनों में डिफ़र कहाँ कहाँ पर आया, जब दोनों में डेवलपमेंट शुरू हुआ तो लॉ को डेवलप करके उसके साथ कुछ सैंक्शंस लगा दी गई, कुछ ऐसे मॉरल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था, उनके साथ कुछ सैंक्शंस लगा दी गई, और वो लीगल फिर डेवलपमेंट होते होते लॉ बना। ठीक है, लेकिन बेसिस कहीं ना कहीं लॉ का बेसिस ये माना जा सकता है कि मॉरल ही रहा, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी में मॉरल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब इसमें एक केस पढ़ लेते हैं, क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टीफन। ये सेक्शन 81 का केस है इंडियन पिनल कोड का, बेसिकली नेसेसिटी से रिलेटेड केस है। इस केस में क्या होता है कि एक शिप पे 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक बिल्कुल मरने की कगार पे होता है, तो वो लोग उसको मार के अपनी जान बचाने के लिए टू सेव देमसेल्फ उसको मार देते हैं और उसकी गोश्त को खाने लगते हैं। ठीक है, तो बात को जब इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है तो इनके ऊपर पूरा केस चलता है कि आपने ऐसा किया। तो ये इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमने नेसेसिटी की वजह से कि 3 लोगों की जान जाने से बेहतर था कि एक बंदे की जान चल जाए, तो हमने अपने आप को बचाने के लिए टू प्रिजर्व वन लाइफ हमने ये चीज़ की थी। ठीक है, अब यहाँ पर टू प्रिजर्व कोर्ट क्या हेल्ड करता है, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज़ ड्यूटी बट टू सेक्रीफाइस इट इज़ हाईएस्ट ड्यूटी। अब ये मॉरल कंडक्ट से ही या फिर मॉरल प्रिंसिपल से ही निकल कर आया कि अपनी जान बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अपनी जान दूसरे की जान बचाते हुए गवा देना ये हाईएस्ट ड्यूटी है। इसके एग्जाम्पल हमारे सोल्जर्स जो कि हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मोरालिटी को बेसिस बनाया गया इस चीज़ का डिसीजन देने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ डेल्थ इन दिस केस, और इसमें मोरालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी ओवर लॉ, क्योंकि ये सिंपल सी बात कह दी गई कि जान बचाना सबका अधिकार है, प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जान देना किसी ऐसी सिचुएशन में सेक्रीफाइस कहलाती है, और सेक्रीफाइस इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी जो कि हमारे सोल्जर्स करते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो वहाँ पर भी जान देना, क्योंकि मिलिट्री में ज़्यादातर जान देना एक सेक्रीफाइस होती है, शहादत होती है, तो वो हाईएस्ट डिग्री की ड्यूटी मानी जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मोरालिटी इज़ द बेसिस ऑफ लॉ एंड मोरालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये डिसाइड किया गया था किसमें, क्वीन वर्सेस वुडली एंड स्टीफन केस में। ठीक है, सेकंड थिंग विच वी विल बी स्टडिंग इज मॉरल एज अ टेस्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो मॉरल एज अ टेस्ट को कैसे हम देखेंगे, मॉरल एज अ टेस्ट को हम ऐसे देखेंगे कि बहुत सी आज के टाइम में भी बेसिकली तो ये प्रिमिटिव टाइम में जबकि बहुत से लॉज डेवलप हो रहे थे, और बेसिक सोर्स ऑफ लॉ इज़ रिलीजन। बेसिक सोर्स ऑफ लॉ क्या था, रिलीजन था, और रिलीजन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी गई थी, मोरालिटी को दी गई थी। ठीक है, तो ये उस टाइम की रिलेशनशिप को बताता है लॉ एंड मोरालिटी की। कहीं भी अगर कोई लॉ बनता था तो दैट वाज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी ओनली। ठीक है, क्या ये मॉरल या नैतिक है या नहीं, अगर वो नैतिक नहीं होता था तो वो लॉ नहीं बनता था। ये बेसिकली किस टाइम का रिलेशनशिप है मोरालिटी एंड लॉ का, ये उस टाइम का रिलेशनशिप है जब जो स्टेट्स थियोलॉजियन होती थी, जैसे कि इंडिया में हिंदू लॉ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, राजा जो था वो धर्म एंड लॉ उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो उस टाइम में ये, और इवन की ग्रीक एंड रोमन सिस्टम में नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल लॉ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, जो बेसिक राइट्स हैं जो कि ह्यूमन के होने की वजह से हमें पैदाइश से मिलती हैं, ग्रीक लॉ और रोमन सिस्टम में वो भी एम्बेडेड थी मोरालिटी से ही। कई सारे जो ग्रीक फिलोसफर्स और रोमन फिलोसफर्स हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने सब रीजनिंग और इन्हीं सब चीज़ों की बात की थी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ लॉ मस्ट कन्फर्म टू मॉरल्स। लॉ और मॉरल कन्फर्मिटी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी रिलेशनशिप हो गई कि लॉ और मोरालिटी कन्फर्मिटी में
होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मॉरल एज एंड ऑफ लॉ। एंड ऑफ लॉ मैंने पहले ही बताया था, एंड ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट व्हाट शुड बी अचीव्ड विद लॉ। हम लॉ के साथ क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज़ जस्टिस। तो मोरालिटी और को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया जाता है जस्टिस का, कि मोरालिटी के ऊपर ही जस्टिस जो है वो डिपेंड करता है। जस्टिस के अंदर कहीं ना कहीं जब भी कोई जज कोई डिसीजन देता है तो वो विल ऑफ द सोसाइटी और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो एंड ये तीसरा रिलेशनशिप किस तरीके का हो गया कि मोरालिटी जस्टिस को कैसे अचीव करने में इम्पोर्टेंस होती है। हालांकि पूरा प्रोसीजर तो लीगल होता है, ठीक है, वहाँ पर मोरालिटी को इतनी, जहाँ जहाँ पर कुछ मॉरल चीज़ों को लीगल डेवलपमेंट दे दिए गए हैं वो तो चीज़ें एनफोर्स होती हैं, लेकिन बाकी लीगल सिस्टम में मोरालिटी की कोई इतनी इंपॉर्टेंस आज के मॉडर्न सिस्टम में नहीं है, ठीक है। लेकिन आखिर में जस्टिस जब होती है तो मोरालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नीड ऑफ द सोसाइटी की मोरालिटी को मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत सारे जजमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एनश्राइंड, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बनाना लॉ के बीच में और मोरालिटी के बीच में, व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ जजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यस, मॉरल एज एन एंड ऑफ लॉ, टू स्टैट्यूट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, ठीक है। तो आखिर में अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, तो बेसिक कंक्लूजन क्या है, बेसिक कंक्लूजन यही है, लॉ एंड मोरालिटी आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों के बीच में बेशक डिस्टिंक्शंस हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, सैंक्शन का, फिर बाइंडिंग फोर्स का, या फिर सोसाइटी का, बहुत सी चीज़ों को लेकर, लेकिन स्टिल लॉ एंड मोरालिटी आर कंसिडर्ड एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल से अलग नहीं किया जा सकता। नैतिकता एक बेसिक कंडक्ट होती है और उस बेसिक कंडक्ट को या फिर नेचुरल राइट्स को पूरी तरीके से लीगल सिस्टम से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लेक्चर फॉर टुडे अबाउट लॉ एंड मोरालिटी। थैंक यू।